हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का यष्टि सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आज आपको प्रत्यय के बारे में डिटेल से हम पढ़ाएंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी दोस्तों, बहुत छोटी होगी, लेकिन पूरा का पूरा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात होती है, जैसे अगर कहा जाए कि ये जो प्रत्यय है हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आने वाला जो यूपीपी का एग्जाम्स है, क्या वही काम करेगा? गलत। ये आप 8वीं क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास से लेकर के आईएएस तक का दोस्तों एग्जाम देते हैं, उन सभी में यही प्रत्यय पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आज हम वैसे वैसे उदाहरणों का उत्तर आपको देंगे जिन पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं हूबहू प्रश्न आपको वैसा देखने को मिल सकता है। ये मेरा पूरा पूरा उम्मीद है और पूरी पूरी कोशिश है। आइए दोस्तों, हम अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। दोस्तों, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला है दोस्तों प्रति और दूसरा है आय। प्रत्यय को जब तोड़ेंगे दोस्तों तो प्रतिधन आय क्या बनेगा? प्रतिधन आय। प्रति का अर्थ होता है दोस्तों साथ में, पर बाद में। प्रति का मतलब होता है साथ में, पर बाद में। आय का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चले पर बाद में चले, लेकिन चलने वाला हो। अगर इसका दोस्तों हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो पीछे चलने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? पीछे चलना। अब कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जो प्रत्यय है, बार बार एक चीज आ रहा है बाद में या पीछे। जो प्रत्यय है दोस्तों वो हमारा किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। लेकिन जो उपसर्ग होता है दोस्तों वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है। प्रश्न पूछा जाता है, उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग में शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है या बाद में होता है? तो जो शब्द है उसमें उपसर्गों का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले होगा और प्रत्यय में किसी भी शब्द के बाद में होगा। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद में होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पहले होता है। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों परिभाषा की। इसके प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हमने आपको पहले बता दिया दोस्तों, जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। बिल्कुल, जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। जो प्रत्यय होगा वो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेगा, और जब अंत में जुड़ेगा दोस्तों तो वो क्या करेगा? उस शब्द में या तो परिवर्तन लाएगा या तो विशेषता लाएगा। वही चीज क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा दोस्तों। इसके अलावा कोई भी परिभाषा नहीं होती है इसकी, और कोई परिभाषा है नहीं। अब जैसे अगर हम देखें कैसे, एक शब्द हमने लिया है दयालु। अब यहां पे दयालु को अगर हम देखेंगे, तोड़ेंगे तो दया प्लस आलू। अब यहां पे आप देखिए, दया शब्द तो एक अलग प्रकार का शब्द है, लेकिन दयालु क्या है? एक प्रकार का अलग शब्द है। तो यही चीज अगर यहाँ पे आलू शब्द जुड़ गया तो यहाँ पे क्या ला दिया? विशेषता दया शब्द में ला दिया। दया शब्द में क्या कर दिया?
विशेषता ला दिया। कौन विशेषता ला दिया? जो आलु प्रत्यय जुड़ा हुआ है वही शब्द, वही प्रत्यय दया शब्द में विशेषता ला दिया। यानी कि दया शब्द में आलु प्रत्यय जुड़ने से दयालु शब्द बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और उठती है दोस्तों, वो कौन सी बात है? वो ये है कि जो प्रत्यय होता है उनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, मतलब अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, अपना कोई अर्थ नहीं है, और ना ही वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। यहां हमने लिख दिया है नोट में, प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या किया जाता है। अब लेकिन बात आती है कैसे समझेंगे हम। जैसे हमने लिया दोस्तों एक शब्द सुरीला। अब सुरीला जो है सुर शब्द से ईला प्रत्यय से बना हुआ है। अब जो ईला दोस्तों आप देख रहे हो, ईला का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। ईला शब्द आपको मिलेगा नहीं और इसका प्रयोग भी आप अकेला नहीं कर सकते हो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और एक चीज आप देखिए दोस्तों, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसका उपयोग भी आप नहीं कर सकते हो, उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अर्थ निकलना जरूरी होता है दोस्तों। बिना अर्थ के क्या हो जाता है? वो निरर्थक हो जाता है। जैसे हमने लिखा दोस्तों घुमक्कड़। अब ये घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। लुटेरा, अब लूट ये शब्द है और एरा प्रत्यय है। अब यहां पे देखिए जो ईला प्रत्यय है अक्कड़ प्रत्यय है दोस्तों, और यहाँ पे एरा प्रत्यय है। अब ये जो लिखा गया है ईला, अक्कड़ और एरा, इन प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता है, और जब अर्थ नहीं होता है तो इनका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे, लेकिन यहां तक तो बात आपकी कंफर्म हो गई दोस्तों। आशा करूंगा कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों, जो प्रत्यय होता है ये प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं या प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय के जो है दो भेद होते हैं। यहां पे हेडिंग आप डाल सकते हैं, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दोस्तों दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कभी भी पूछा जाए दोस्तों कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप सबको बताना है कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं, कृत प्रत्यय जो होता है यहीं पे वो धातु के साथ लगता है। किसके साथ लगेगा? धातुओं के साथ लगेगा। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है दोस्तों वो लगता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ लगता है। आप थोड़ा सा समझिए, फिर मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूं। किसके साथ लगता है दोस्तों? क्रियाओं के साथ लगता है या धातुओं के साथ लगता है। कृत प्रत्यय क्रियाओं के साथ लगता है या धातुओं के साथ लगता है। तद्धित प्रत्यय हमारा दोस्तों संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, विशेषण के साथ लगता है और अव्यय के साथ लगता है। अब अगर हम देखेंगे दोस्तों, पहला हमारा जो है वो क्या है दोस्तों? पहला कृत प्रत्यय है। अब पहले हम दोस्तों कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी करेंगे। तो पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, तो वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी
धातुकों के साथ जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए, कहलाते हैं। मैंने कहा वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही एक चीज आपको समझा दिया कि यहां पर ही मैंने कृत प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं के साथ लगता है, तो वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप के साथ भी जोड़ा जाता है और धातु के साथ भी जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। लेकिन अब जो तद्धित प्रत्यय है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ और अव्यय के साथ हमारा लगता है। अब लेकिन बात और आगे आती है दोस्तों, कृत प्रत्यय से बने शब्द, जो कृत प्रत्यय से शब्द बनेंगे दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे? कृतंत कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? कृदंत कहलाएंगे। और जो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? तद्धितांत कहलाएंगे। हम आपको एक बार इसीलिए पहले शॉर्टकट में समझा दे रहे, फिर उसके बाद हम विस्तार से चलते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगता है, क्रियाओं के साथ लगता है, और इनके बाद जो शब्द बनता है वो कृदंत कहलाता है। अब तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, विशेषण के साथ लगता है, अव्यय के साथ लगता है, और इन सभी के लगने के बाद जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। अब यहां से प्रश्न उठता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तद्धितांत कहते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों लिख प्रत्यय का कृत प्रत्यय का, जैसे हम यहाँ पे लिख धातु लिए और आई प्रत्यय लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया? हमारा लिखाई बन गया। हमने पठ धातु लिया और अक प्रत्यय लिया तो पाठक बन गया। अब हमने आपको ये दो चीजें कहा, यहाँ पे जो कृत प्रत्यय में है वो कृत प्रत्यय धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ लगता है। तो क्रिया कौन कौन सी होती है, धातुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे क्रियाएं हैं या धातुएं हैं। जो हम काम करते हैं वो क्या है? हमारी क्रिया है। जैसे हम क्या करते हैं? चलना, दौड़ना, घूमना, ये सब हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो हमने कहा, जैसे हमने लिखा लिख धातु जो है आई प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया? लिखाई हो गया। पठ धातु में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? पाठक हो गया। हमने कहा कि जो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्ययों से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। अब ये जो शब्द हमारा लिख धातु में आई प्रत्यय जुड़ने से लिखाई बन गया, ये जो लिखाई बन गया ये हमारा क्या हो गया? कृदंत हो गया। जैसे पठ धातु में अक प्रत्यय जोड़ने से हमारा पाठक बना, ये पाठक हमारा क्या हो गया दोस्तों? कृदंत हो गया। अब बात आती है दोस्तों, दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय हमने कहा कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, विशेषण के साथ जुड़ता है, अव्यय के साथ जुड़ता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि क्रिया और धातुओं को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है। जैसे हमने परिभाषा लिखी है,
वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातुओं को छोड़कर संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ एवं अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द दोस्तों तद्धितांत कहलाते हैं। मैंने आपको पहले इसीलिए बता दिया ये चीजें। अब हम अगर जैसे देखें, जैसे हमने लिया सेठ, और सेठ में, सेठ शब्द में आनी प्रत्यय लगाया तो यहां पे बन गया सेठानी। अब हमने कहा कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो शब्द हमारा तद्धितांत कहलाता है। और सेठ में आनी प्रत्यय लगाने के बाद हमारा जो सेठानी बना, यही सेठानी क्या है, हमारा तद्धितांत है। जैसे बिहार, संज्ञा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, हमारा बिहारी बन गया। यही बिहारी हमारा क्या है दोस्तों, तद्धितांत प्रत्यय है। ये तो दोस्तों हमारी रही जो है यहाँ पे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की। अब हम लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे और आगे चलेंगे दोस्तों। हम अब देखेंगे इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों। कृत, ये जो प्रत्यय है, अगर हम संस्कृत में देखें दोस्तों तो संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या दोस्तों 80 होती है। संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या दोस्तों 80 होती है। लेकिन अगर हम दोस्तों हिंदी में देखें, हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं, तो हिंदी में भी दोस्तों प्रत्यय हमारे 80 ही होते हैं। कैसे, यहाँ पे दोस्तों कृत प्रत्यय जो है 30 होते हैं और हमारे जो तद्धित प्रत्यय है दोस्तों वो हमारे 50 होते हैं। एक व्याकरणाचार्य है दोस्तों पंडित कामता प्रसाद गुरु, एक व्याकरणाचार्य है दोस्तों पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनके अनुसार जो है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या 44 मानी गई है। प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, 44 मानी गई है। अब लेकिन यहां पर तो ये बात हो गई कि कितनी संख्या होती है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अगर हम दोनों में अगर अंतर देखें दोस्तों कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कृत प्रत्यय की बात करेंगे तो कृत प्रत्यय दोस्तों हमारा क्रिया के साथ लगता है और धातुओं के साथ लगता है। कृत प्रत्यय में अंतर अगर देखें दोस्तों तो कृत प्रत्यय हमारा क्रिया के साथ लगता है और धातुओं के साथ लगता है। लेकिन जो हमारा तद्धित प्रत्यय है क्रियाओं को और धातुओं को छोड़ करके संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है दोस्तों, और विशेषण के साथ लगता है और अव्यय के साथ लगता है। याद रखना है दोस्तों, ये अगर कोई भी पूछे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है, तो कृत प्रत्यय दोस्तों और तद्धित प्रत्यय में यही अंतर है कि जो कृत प्रत्यय है वो क्रियाओं के साथ लगता है और धातुओं के साथ लगता है। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय है दोस्तों वो संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, विशेषण के साथ लगता है और अव्यय के साथ लगता है। ये तो दोस्तों अंतर रहा। लेकिन अगर दोनों में समानता देखें दोस्तों तो अब बात करेंगे हम समानता की। ये अंतर के बाद क्या है कि दोनों में समानता क्या है। तो दोनों दोस्तों समानता यही इतनी है कि इनका उपयोग कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का उपयोग करने के बाद दोस्तों जो शब्द बनेगा वो या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा, इतने होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द या तो संज्ञा होंगे या तो विशेषण होंगे, यही इतनी समानता है। अंतर देखेंगे तो ये अंतर निकल के आता है। और अगर कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अगर समानता देखेंगे
तो समानता यही है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों से बनने वाला शब्द जो है हमारा विशेषण संज्ञा होगा या विशेषण होता है। तो ये रही बात दोस्तों, यहां तक हमारी जो है संज्ञा और प्रत्यय की और इनमें प्रत्ययों की संख्या की बात हुई और अंतर की बात हुई दोस्तों, और समानता की बात हुई।